हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बायो क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में रीट लेवल 2 साइंस पेडागोजी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो कि आपको हेल्प करेंगे 27 और 28 फरवरी 2025 वाले रीट एग्जाम में। और एक ही क्लास में आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल सॉल्यूशन के साथ समझाने वाली हूँ। तो आप लोग क्लास को पूरा एंड तक देखना, जिससे कि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और इन कॉन्सेप्ट से नया क्वेश्चन बना तो आप उसे भी बड़े आराम से कर लेंगे। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास आप सभी को रीट एग्जाम क्लियर करने में और लेवल 2 साइंस में अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। और अगर आपने कंटेंट वाले क्वेश्चंस वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी आप देखना, 3 क्लासेस मैंने कराई हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से उन तीनों क्लासेस को देख लेंगे। और आप लोग एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी वाली क्लास भी जरूर देख लेना, क्योंकि कई बार ऐसी बातें, ऐसी चीजें होती हैं जो हम एग्जाम हॉल में जाकर भूल जाते हैं और हमसे मिस्टेक हो जाती है, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कई सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि कौन सी गलती नहीं करनी है, क्या क्या बातें आपको याद रखनी है एग्जाम हॉल में, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है एग्जाम हॉल में, और कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये भी मैंने उसमें डिस्कस किया है। तो ये क्लास आप लोग जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर ये मैंने आपको ईमेल आईडी दी है अपनी। जब आप एग्जाम हॉल से पेपर कर कर आएंगे तो आप लोग इस आईडी पर सेंड कर सकते हैं अपना पेपर, जिससे कि मैं आपको सही आंसर प्रोवाइड करा सकूं विद एक्सप्लेनेशन, जो कि आपकी ऑफिशियल आंसर की से 99% मैच करता हुआ होगा। तो आप लोग सही और करेक्ट सॉल्यूशन के लिए मुझे अपना पेपर इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखेंगे आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ साइंस फॉर नेचर इज, प्रकृति के लिए विज्ञान की मूल है। तो राइट आंसर हो जाएगा रियलिटी, यानी कि वास्तविकता। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि साइंस है क्या। साइंस इज एन एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि जो विज्ञान है वो तेजी से ज्ञान का विस्तार कर रहा है। किसके माध्यम से? थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, जांच की प्रक्रिया के माध्यम से। और विज्ञान केवल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन को जीने का तरीका है साइंस। अब हम साइंस के नेचर की बात करें तो साइंस का जो नेचर है वो इंटर डिसिप्लिनरी है, यानी कि अंतर विषयक है। इसका क्या मतलब है? साइंस में चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, यानी कि जुड़ी हैं, और ये सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अंतर्निहित भी है। विज्ञान जो है वो अनुमानात्मक है, यानी कि अनुमान हम इसमें लगाते हैं, कल्पनाशील भी है और रचनात्मक है। यह व्यक्तिपरक और सिद्धांत युक्त भी है। और साइंस का नेचर कैसा होता है? टेंटेटिव। साइंस इज टेंटेटिव, यानी कि विज्ञान अस्थाई भी है। टेंटेटिव अस्थाई कैसे? साइंस में जो चीजें हैं वो समय के साथ बदलती भी हैं, या फिर समय के साथ बदली भी जा सकती हैं, इसमें चेंजमेंट देखने को मिलता है। तो साइंस का ज्ञान लंबे समय तक चलता है, लेकिन अस्थाई है, यानी कि टेंटेटिव है। इस पॉइंट से हमें एक चीज और क्लियर हो गई कि साइंस इज डायनेमिक, यानी कि विज्ञान कैसी है? गतिशील है। तो साइंस इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ एविडेंस, बल्कि साइंस क्या है? ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, टेस्टिंग, वेरिफिकेशन के माध्यम से घटनाओं को समझने का प्रयास है और सत्य की खोज हम इसमें करते हैं। तो सही मायने में साइंस क्या है? जांच का एक क्षेत्र हम इसको बोल सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि यहाँ पर साइंस क्या है? रियलिटी है, यानी कि वास्तविकता है साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस इनकरेज, विज्ञान में लिंग संवेदनशील शिक्षा शास्त्र प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए, बी एंड डी। तो ए क्या है? प्रमोटिंग इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर ऑल जेंडर इन स्टेम एक्टिविटीज। स्टेम एक्टिविटी क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में शामिल होने के समान अवसर मिले लड़के और लड़कियां दोनों को। तो ये पॉइंट भी सही है। बी में क्या है? हाईलाइटिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन साइंटिस्ट। तो हमें जो महिला वैज्ञानिक हैं उनके योगदान को उजागर करना चाहिए, इससे रूढ़िबद्धता को तोड़ने में मदद मिलेगी। और जो वुमेन साइंटिस्ट हैं उनकी उपलब्धियों को प्रदर्शित करके लड़कियों को स्टेम में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। डी क्या है? इनकरेजिंग अ नॉन कॉम्पिटिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो एक सपोर्टिव और कलेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है? जो जेंडर बेस्ड बायसनेस को कम करता है और सभी छात्रों के लिए अधिक इंक्लूसिव, यानी कि समावेशी स्थान बनाने में मदद कर सकता है। अब जो
पॉजिटिव पॉइंट नहीं है वो ये होगा कि लिमिटेड डिस्कशन, इसका जो डिस्कशन है वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए बल्कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए। वुमेन साइंटिस्ट की जो योगदान है उनको हाईलाइट करना चाहिए और स्टेम एक्टिविटी में सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, लड़कियों और लड़कों दोनों को। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्यूशन इन साइंस मीन्स, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, इवेल्यूशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ साइंस, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। इसका मतलब यही होता है। तो पहले हम समझेंगे कि इवेल्यूशन यानी कि मूल्यांकन क्या है। छात्रों की प्रगति और उपलब्धि की एविडेंस को एकत्रित करके उनका विश्लेषण करना और उनकी व्याख्या करना एक व्यवस्थित तरीके से, यही होता है इवैल्यूएशन। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को यह दृष्टिकोण बीएस ब्लूम ने दिया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब हम समझेंगे सीसीई, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो सीसीई का तात्पर्य विज्ञान में छात्र के विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना है, ना कि केवल एकेडमिक परफॉर्मेंस का। ठीक है, तो सभी एस्पेक्ट में इवैल्यूएशन होना चाहिए सीसीई में, यही है। सीसीई में कॉग्निटिव, इमोशनल, साइकोमोटर स्किल्स ये सभी शामिल हैं। सीसीई में एक होलिस्टिक अप्रोच पर जोर दिया जाता है, यहाँ पर एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों क्षेत्रों पर विचार किया जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस वर्ड का क्या मतलब है कि पूरे एकेडमिक ईयर में चल रहा मूल्यांकन थ्रू द डिफरेंट मेथड्स लाइक प्रोजेक्ट, लैब वर्क, एक्टिविटी, क्विजेस, इन सभी के माध्यम से बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब यही है। कंप्रिहेंसिव का मतलब क्या है, सीखने के सभी पहलुओं को शामिल करना, जैसे कि साइंस नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को, एप्लीकेशन, साइंस स्किल्स को, इन सभी को शामिल करना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो कर लेना। आई होप कि आपने अब तक कर लिए होंगे, लेकिन अभी भी आपने नहीं किए हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, एक दिन का टाइम है, 12 घंटे हैं, 15 घंटे हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगा लेना। मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जरूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं कई बार और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। तो हमने साइंस समझ लिया, साइंस के नेचर को भी समझ लिया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइंस इज सोशल इन नेचर, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। और जो साइंस में चीजें हैं वो हमारे आसपास से ही तो आई हैं, जो भी हमारे आसपास घटनाएं घटती हैं एवरीडे लाइफ में, जो चीजें हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, जो चीजें हम यूज करते हैं उन सभी में साइंस है, इसलिए ये प्रकृति में कैसी है, सामाजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following activity is best suited to develop deductive reasoning in a science class। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ड्राइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, प्रायोगिक अवलोकनों से द्रव्यमान के संरक्षण का नियम प्राप्त करना। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, यह एक लॉजिकल प्रोसेस है जिसमें किसी स्पेसिफिक कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए जनरल आइडियाज का यूज किया जाता है। इसे टॉप डाउन रीजनिंग के रूप में भी जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जनरल टू स्पेसिफिक जाना डिडक्टिव है। इसको मैं और सिंपल तरीके से समझाऊं तो किसी जनरल रूल, जैसे कि मैथ में किसी हम जनरल फॉर्मूला का यूज करके कई सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, इसी तरीके से साइंस में किसी जनरल ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंट से किसी स्पेसिफिक कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर पहुंच गए या प्राप्त कर लिया। तो डिडक्टिव रीजनिंग यही है कि जनरल आइडिया या रूल से स्पेसिफिक कंक्लूजन पर पहुंच जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्याम इन्फॉर्म हिज टीचर in an online class that he was asked by his father to provide food to the neighboring poor children during the COVID lockdown. This behavior of Syam will be recorded in which of the following tool to assess the co-scholastic aspect। यानी कि श्याम कोई बच्चा है, उसने ऑनलाइन क्लास के दौरान अपने शिक्षक को बताया कि उसके पिता ने उसे कोविड लॉकडाउन के दौरान पड़ोसी गरीब बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कहा था। श्याम के इस व्यवहार को सह शैक्षणिक पहलू का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण में दर्ज कराया जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब ये क्या होता है इसे हम अच्छे से समझेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने
इन सभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऐड किया है, जिससे कि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इन सभी असेसमेंट टूल एंड टेक्निक्स का यूज कब किया जाता है? जब किसी विशेष क्षेत्र में छात्र की एकेडमिक कैपेबिलिटीज यानी कि शैक्षणिक क्षमताओं, फ्लुएंसी, स्किल्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया और उनकी प्रोग्रेस यानी कि प्रगति का निर्धारण करने के लिए इन सभी उपकरण का यूज किया जाता है, जिसमें पोर्टफोलियो, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड ये सभी शामिल है। अब हम समझेंगे कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है। ये एक डिटेल डिस्क्रिप्टेड इंफॉर्मेशन है, यानी कि विस्तृत वर्णनात्मक जानकारी है जो बच्चों के किसी विशिष्ट व्यवहार या उनसे बातचीत के बाद दर्ज की जाती है और इससे शिक्षक को सीखने की गतिविधियों की योजना बनाने में, परिवार को जानकारी प्रदान करने में और बच्चों की सीखने के अंतराल को पहचानने में भी मदद मिलती है। इसका उपयोग छात्रों के कार्य, कौशल और क्या उनका दृष्टिकोण है, विशिष्ट अवलोकन पर नजर रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि श्याम का जो व्यवहार है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। अब हम समझेंगे कि रेटिंग स्केल ये क्या है। इसका उपयोग किसी भी स्थिति में छात्र का एटीट्यूड यानी कि रवैया मापने के लिए किया जाता है। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल ये क्या है? इसके जरिए स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है, जो स्टूडेंट्स की जरूरतें हैं, उनको समझने में हेल्प मिलती है। पोर्टफोलियो ये इंपॉर्टेंट है। ये एक निश्चित समय अवधि में छात्रों के काम का व्यवस्थित संकलन है, मतलब कि छात्रों की सभी जानकारी को एकत्र करके उसे सूची में व्यवस्थित करना पोर्टफोलियो है। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Why should co-curriculum activity we organize in the school? स्कूल में सह पाठक्रम गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इट हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इससे बच्चे के समग्र विकास में मदद मिलती है। तो को करिकुलम एक्टिविटी अधिकतर छात्रों के ओवरऑल डेवलपमेंट से संबंधित होती हैं, क्योंकि को करिकुलम एक्टिविटी सीखने को मीनिंगफुल बनाती हैं यानी कि सार्थक बनाती हैं। इससे स्टूडेंट के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है, विषयों के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान किया जाता है और नियमित क्लास वर्क रूटीन से परे एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों में इंटरेस्ट जगाया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज, वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करना। साइंटिफिक मेथड क्या है? इसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके समस्याओं को हल करने के लिए चरणों की एक श्रृंखला है ये। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से वैज्ञानिक किसी भी नेचुरल फिनोमेना यानी कि प्राकृतिक घटना की जांच करते हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं और कंस्ट्रक्ट एंड एप्रोप्रिएट वर्जन यानी कि उचित संस्करण बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो साइंटिफिक मेथड है उसमें कई स्टेप शामिल हैं, हम इनको एक एक करके समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन पहले से घटित घटनाओं पर आधारित होते हैं और इन्हें सही या गलत के रूप में सत्यापित किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, परिकल्पना बनाना। यह एक स्टेटमेंट है जो कि एक शिक्षित भविष्यवाणी या प्रस्तावित समाधान प्रदान करता है। फिर है कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना। इसको टेस्टिंग द हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ये थर्ड स्टेप है। इस एक्टिविटी का उपयोग तब होता है जब हाइपोथेसिस की पुष्टि यानी कि कंफर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब साइंटिफिक मेथड का लास्ट स्टेप है ड्राइंग अ कंक्लूजन। ये सबसे लास्ट स्टेप है, आप लोग याद रखना। जब सभी जानकारी एकत्रित हो जाती है तो निष्कर्ष निकाला जाता है लास्ट में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी अप्रोच, कौन सा दृष्टिकोण टीचर सेंटर्ड है। तो ये तीनों, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट अप्रोच, इंक्वायरी अप्रोच, डिस्कवरी अप्रोच, ये आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ये सभी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हैं, क्योंकि इन सभी में बच्चे इन्वॉल्व हैं, एक्टिविटी के माध्यम से खुद से नॉलेज को बिल्ड कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम अपने सही ऑप्शन पर पहुंच गए। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, एक्सपोजिटरी ट्रांसमिशन अप्रोच। तो ये जो तरीका है ये आप लोग एग्जाम में भी यूज करेंगे और आप लोग
एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी वाली क्लास जरूर देख लेना, उसमें मैंने सभी चीजें आपको क्लियर की हैं। अब हम समझेंगे एक्सपोजिटरी अप्रोच क्या है। इस अप्रोच में टीचर स्टूडेंट्स को कम समय में अधिक जानकारी देते हैं। इसमें टीचर स्टूडेंट्स को कंटेंट से रिलेटेड जानकारी कवर कराते हैं। इसका उपयोग सभी विषयों के लिए और शिक्षा के विभिन्न स्तरों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें टीचर बच्चों को पढ़ाते समय डिडक्टिव थिंकिंग, जिसमें टीचर द्वारा छात्रों को उचित उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट यानी कि अमूर्त सामग्री को अलग किया जाता है। ये पूरी तरीके से टीचर सेंटर्ड है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज फॉर लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ए, बी और डी, पोर्टफोलियो, कॉन्सेप्ट मैपिंग और जर्नल राइटिंग। अब ये क्या होते हैं, इन्हें हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन क्या है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट लर्निंग की रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव किया जाता है। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे कि स्टूडेंट्स की नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, इन सभी का डाटा कलेक्ट किया जाता है। असेसमेंट जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का अभिन्न अंग है और इसको विभिन्न चरणों में पूरा किया जाता है। अब जो लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट है, इसमें लर्नर या चाइल्ड पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये पूरी तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड असेसमेंट है। शिक्षक पर इसमें कोई ध्यान केंद्रित नहीं होता। इसका जो लक्ष्य है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। केवल ज्ञान को अर्जित करना ही नहीं बल्कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट इसमें किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित टूल्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पोर्टफोलियो, कॉन्सेप्ट मैपिंग, जर्नल राइटिंग, फील्ड ट्रिप, प्रोजेक्ट वर्क। तो ये लर्निंग सेंटर्ड असेसमेंट में इन सभी टूल्स का यूज किया जाता है। और जो पेपर पेंसिल टेस्ट है, इसका उपयोग प्रतिभागियों की दृश्य स्थानिक क्षमता यानी कि विजुओ स्पेशियल एबिलिटी के रिलीवेंट फैक्टर को मापने के लिए किया जाता है। और पेपर पेंसिल टेस्ट जो है उसका जो उपयोग है वो सीमित है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कम्स अंडर द प्रोडक्ट ऑफ साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, साइंटिफिक लॉज। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ऐड किया है। तो साइंटिफिक लॉ क्या है, जो विज्ञान का जो उत्पाद है वो पूरी एक प्रोसेसिंग मेथड के बाद प्राप्त होता है। तो जो साइंटिफिक लॉ है वो पूरी एक प्रोसेसिंग मेथड के बाद प्राप्त होते हैं। ये एक पूरी घटना का डिस्क्रिप्शन होता है। इसमें ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, कम्युनिकेशन, क्लासिफिकेशन, प्रिडिक्शन, परिकल्पना तैयार करना, किसी भी डाटा की व्याख्या करना, ये सभी शामिल होता है साइंटिफिक लॉ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इशू इन क्लास हेल्प इन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सोशियो साइंटिफिक इशू क्या होते हैं। ये वास्तविक दुनिया, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जिनमें वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों पहलू शामिल होते हैं। ये मुद्दे वैज्ञानिक सिद्धांतों, शोध और समझ पर आधारित होते हैं। इनको सॉल्व और संबोधित करने के लिए अक्सर वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। और इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। कोविड-19 किस तरीके से ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में फैली, फिर इसको साइंटिफिकली समझकर सॉल्व किया गया। तो सोशियो साइंटिफिक इशू पर क्लास में चर्चा करने में किसमें मदद मिलेगी, शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक सोच क्षमताओं को बढ़ाना, तो ये भी सही है। सहयोगात्मक समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना, ये पॉइंट भी सही है। नैतिक बहस के दायरे को सीमित करना, तो सीमित करना ये सही नहीं होगा। वैश्विक चुनौतियों के प्रति सहानुभूति को बढ़ावा देना, तो ये भी सही है। तो ए, बी और डी हमारा सही है, ए, बी, डी। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल यू यूज टू डेवलप एन एक्वेरियम। एक्वेरियम विकसित करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। तो एक्वेरियम आप सभी जानते हैं जिसमें जलीय जीव जंतु और पौधे रखे जाते हैं। टीचर स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से एक्वेरियम डेवलप कराना सिखा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड जो है वो एक एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड है जो क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग यानी कि रचनात्मक सोच प्रदान करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है, यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए आवश्यक है और क्लासरूम में प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी के माध्यम से स्टूडेंट्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार करना और समस्याओं का हल करने और उनका विश्लेषण करने के लिए इस विधि का यूज किया जाता है। ह्यूरिस्टिक मेथड,
यह विधि लर्नर्स में साइंटिफिक एटीट्यूड यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में मदद करता है। यह स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास, मौलिकता, निर्णय की स्वतंत्रता और सोचने की शक्ति विकसित करता है, जिससे वह एक सफल छात्र बन सकते हैं। प्रोग्राम्ड मेथड, इसे प्रोग्राम्ड लर्निंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। इसमें कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को स्मॉल सिक्वेंशियल स्टेप में तोड़ा जाता है, जिससे स्टूडेंट्स को अपने क्वेश्चंस का जो आंसर है वो तत्काल प्राप्त हो जाए, यानी कि इमीडिएटली उनको फीडबैक मिल सकता है और इससे स्टूडेंट्स को अपनी गति से प्रोग्रेस करने की भी अनुमति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक विद्यालय में ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न तरीके को समझाने में छात्रों की मदद करने के लिए समस्या समाधान रणनीति लागू करना चाहता है। समस्या समाधान रणनीति में पहला कदम होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आइडेंटिफाई वेस्टफुल प्रैक्टिसेस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है। इसका यूज किसी विशिष्ट कार्य स्थिति को हल करने के लिए किया जाता है। प्रॉब्लम सिंपल या कॉम्प्लेक्स कैसी भी हो सकती है। अब इसमें 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट, इनिशियल स्टेज, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना। सेकेंड है ऑपरेशन, संचालन, एक्शन और स्टेप्स टू बी टेकन, यानी कि उठाए जाने वाले कदम। थर्ड है गोल स्टेट, यानी कि सॉल्यूशन, समाधान। तो इस प्रकार जब कोई टीचर स्कूल में ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न तरीकों को समझाने में छात्र की मदद करते हैं, तो वो इस रणनीति को लागू करना चाहेंगे और इसका फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई वेस्टफुल प्रैक्टिसेस। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो अपर प्राइमरी लेवल पर साइंस को सिखाने के मुख्य उद्देश्य क्या होने चाहिए? स्टूडेंट्स में साइंटिफिक टेम्पर यानी कि ऑब्जेक्टिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, मेथड एंड प्रोसेसेस की समझ विकसित करना। क्यूरियोसिटी, बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करना। क्रिएटिविटी को विकसित करना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा टू डेवलप रेशनल थिंकिंग, तर्क संगत सोच विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर टीचिंग साइंस इन द प्रेजेंट एरा ऑफ टेक्नोलॉजी? तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग, कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण। ये क्या होता है? इसके माध्यम से लर्निंग को अट्रैक्टिव और डायनेमिक यानी कि आकर्षक और गतिशील बनाया जाता है। फ्रीडम के साथ बच्चे इसमें सीखते हैं। लर्नर्स को इमीडिएट फीडबैक भी मिल सकता है इससे, और जो प्रैक्टिकली चीजें होती हैं वो बच्चे आसानी से सीख सकते हैं और वो ये भी समझ सकते हैं कि रियलिटी में चीजें कैसे काम करती हैं। अब हम समझेंगे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। पीछे हम इसे समझ चुके हैं। इसमें स्टूडेंट्स को ग्रेजुअली न्यू कॉन्सेप्ट की अवधारणा प्रस्तुत की जाती है, जिससे कि वे सुविधा और समय पर उन मटेरियल सामग्रियों पर काम कर सकते हैं। टीम टीचिंग क्या है? ये एक टीचर के ग्रुप को संदर्भित करता है, जिसमें लक्ष्य निर्धारित करके, पाठ्यक्रम डिजाइन करके, पाठ योजना तैयार करके स्टूडेंट की एक ग्रुप की सहयोगात्मक रूप से मदद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ टीचर गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई प्रेशर इन अ वाटर टैंक टू लो प्रेशर टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू हर स्टूडेंट, विच पेडागोजिकल डिवाइस इज सी यूजिंग? एक शिक्षिका अपने छात्रों को संभावित अंतर की अवधारणा समझाने के लिए पानी की टंकी में उच्च दाब से कम दाब में पानी के प्रभाव का उदाहरण देती है। वह किस शैक्षिक उपकरण का उपयोग कर रही है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, एनालॉगी। इसमें क्या होता है कि क्लास में किसी न्यू सब्जेक्ट को पहले से सीखी गई जानकारी से जोड़कर पढ़ाया जाता है। आर्गुमेंटेशन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई तर्क वितर्क तो हो नहीं रहा। रियल आर्टिफैक्ट, ये क्या होता है? ये रियल ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि ह्यूमंस द्वारा बनाई गई हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये तो आप सभी जानते होंगे। इनके जो उत्तर होते हैं वो कई सारे होते हैं, यानी कि एक ऐसा प्रश्न जिसके अलग अलग आंसर हो। इसमें कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होता। इसमें स्टूडेंट्स की व्यापक रूप से सोचने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है और इसको डाइवर्जेंट क्वेश्चंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फुल फॉर्म ऑफ GSM टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मोबाइल फोन इज? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। तो इसका उपयोग मोबाइल फोन में किया जाता है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मेथड फॉर टीचिंग वेस्ट मैनेजमेंट। तो टीचिंग वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? ये स्टूडेंट्स को सस्टेनेबल हैबिट डेवलप करने में और पर्यावरण के बारे में बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलती है, और इससे स्टूडेंट्स को वेस्ट रिडक्शन, रिसाइकलिंग, खाद बनाने में और 5R के बारे में सिखाया जाता है। 5R क्या है? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस एंड देन रिसाइकलिंग, इसको बोलते हैं 5R। तो स्टूडेंट्स को वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताना या सिखाने के लिए सबसे अच्छा क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, conducting a school wide waste audit and analyze the findings। स्कूल व्यापी अपशिष्ट ऑडिट आयोजित कराना और निष्कर्षों का विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ NCERT आर टेलीकास्टेड ऑन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान दर्शन चैनल। तो आई होप आपको ये सभी 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग जो क्वेश्चन कंटेंट वाले मैंने कराए हैं वो भी क्लासेस जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आज की क्लास आपको रीड में तो हेल्प करेगी, साथ के साथ आपको CTET, सुपर टेट, KBS, DSSB, स्टेट टेट, ऑल टीचिंग एग्जाम में आज की क्लास आपको हेल्प करेगी। और आप लोग जब एग्जाम देकर आएंगे तो अपना जो पेपर है वो मुझे इस ईमेल आईडी पर सेंड करना मत भूलना। आप लोगों को सही और करेक्ट सॉल्यूशन में दूंगी विद एक्सप्लेनेशन कि कोई भी क्वेश्चन सही है तो वो क्यों सही है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और आप लोग क्वेश्चन सीरीज वाली क्लासेस भी जरूर देख लेना। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।